हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहते हैं कि भारत की इनकम टैक्स एक्ट में वो कौन-कौन सा सेक्शन है, जहाँ पे बताया गया है कि आप ये सारे प्रेस्क्राइब इनकम कीजिए और आपको ₹1 भी टैक्स देना नहीं होगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं टैक्स फ्री इनकम के बारे में। सबसे पहले आज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 16 से। ये स्कॉलरशिप से जुड़ा हुआ एक सेक्शन है। इसमें बताया जाता है कि अगर कोई भी बंदे को स्कॉलरशिप के हिसाब से कुछ पैसा मिलता है तो वो टैक्स फ्री है। अब ये सवाल आ रहा है कि क्या स्कॉलरशिप के हिसाब से जो पैसा मिलेगा, क्या ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री है या फिर कोई अपर लिमिट है? तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 16 में यह भी बताया गया है कि इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं है। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। ये एक्सेप्शन है कि अगर आप कोई भी मेडिकल हॉस्पिटल में इंटर्न के हिसाब से काम कर रहे हो, तो आपको जो स्कॉलरशिप दिया जाएगा, वो टैक्स फ्री नहीं है, वो टैक्सेबल है। इसका रीज़न में बताया जाता है कि ये जो स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है एज एन इंटर्न, ये नेसेसरी है ताकि आप मेडिकल स्कूल में जॉइन कर सके। इसलिए ये स्कॉलरशिप टैक्सेबल है। पर दूसरे जो स्कॉलरशिप दिए जाते हैं फॉर स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड सपोर्टिंग द स्टूडेंट्स करियर, वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होते हैं। अगला पॉइंट में चलते हैं इंटरेस्ट इनकम। हम लोग जानते हैं कि कोई भी जगह पे अगर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है, और ये इंटरेस्ट इनकम जो है वो इनकम टैक्स एक्ट की IFOS यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड पे टैक्सेबल हो जाते हैं। पर कुछ स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे इन्वेस्ट करने से आपको जो इंटरेस्ट इनकम मिलेगा वो टैक्स फ्री इनकम है। एक बार हम लोग इसको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं कि कौन कौन सा जगह है जहाँ इन्वेस्ट करने से आपको टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये सारा जो आइटम है वो सारा गवर्नमेंट का नोटिफाइड बॉन्ड है या सिक्योरिटी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आपके सामने है नोटिफाइड सिक्योरिटी और बॉन्ड और एनुइटी सर्टिफिकेट, सेविंग और अदर सर्टिफिकेट। नोटिफाइड कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड issued before 1st June 2002, notified relief bond, notified bond issued before 1st June 2002। इसके अलावा और भी बहुत सारे बॉन्ड है, जैसे कोई भी डिपॉजिट जो आप शेड्यूल बैंक में कर रहे हैं विद अप्रूवल ऑफ RBI, तो वहाँ से आपको जो इंटरेस्ट इनकम मिलता है वो एग्जम्प्ट है। अगला जो है वो है सिक्योरिटी इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ साइक्लोन। ये भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है और यहाँ पे इन्वेस्ट करने से आपको टैक्स पे इंटरेस्ट इनकम मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जॉस्टिव लिस्ट आपके सामने है। आप एक बार इसको जल्दी से गो थ्रू कर लीजिए। मैं आपको मेजर पॉइंट जो है वो सिर्फ टच करके जा रहा हूँ। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम नरोडिक इन्वेस्टमेंट बैंक और लोन एडवांस्ड बाय इट टू ए प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, या फिर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन इंडिया ऑन मनी बोरोड बाय इट अंडर ए लोन एग्रीमेंट एंटर्ड प्रायर टू 1st June 2001 विद द अप्रूव्ड फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और इसके साथ साथ स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ से इन्वेस्ट करने से आपको टैक्स फ्री इंटरेस्ट इनकम मिल जाएंगे। लॉन्ग टर्म हाउसिंग फाइनेंस में भी गवर्नमेंट चाहते हैं कि आप इन्वेस्ट करें, इसलिए वहाँ से जो आपको इंटरेस्ट इनकम मिलेगा वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। पब्लिक सेक्टर कंपनी जो नोटिफाइड बॉन्ड और डिबेंचर इशू करते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करने से आपको टैक्स फ्री इंटरेस्ट इनकम मिल जाएंगे। भोपाल गैस विक्टिम के लिए भी एक स्पेशल नोटिफिकेशन है जहाँ पे बताया जाता है कि जो सिक्योरिटी इशू किया जा रहा है वेलफेयर कमिश्नर और भोपाल गैस विक्टिम, वहाँ पे इन्वेस्ट करने से भी आपको टैक्स फ्री इंटरेस्ट इनकम मिल जाएंगे। गोल्ड डिपॉजिट स्कीम और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स फ्री इंटरेस्ट इनकम मिल जाएंगे। कोई भी नोटिफाइड बॉन्ड जो लोकल अथॉरिटी या स्टेट पुल्ड फाइनेंशियल एंटिटी इशू करते हैं वो भी टैक्स फ्री इंटरेस्ट इनकम है। और लास्ट जो पॉइंट है इंटरेस्ट इनकम से जुड़ा हुआ, वो है कि अगर कोई IFSC यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में कोई भी यूनिट का अगर बनाया जाता है तो वहाँ से जो इंटरेस्ट इनकम आएंगे वो भी टैक्स फ्री है अगर आपका स्टेटस नॉन रेजिडेंट है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में SSC को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक है रेसिडेंट, दूसरा है नॉन रेसिडेंट। पर रेसिडेंट को भी 2 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और तीसरा है नॉन रेसिडेंट। तो ये सारा सेक्शन जो है, ये सारा सेक्शन में मैक्सिमम जो पॉइंट्स कवर किए जाते हैं वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल है। इनमें से 2 या 3 ऐसा जगह है जहाँ पे नॉन रेसिडेंट भी इन्वेस्ट करके टैक्स फ्री इंटरेस्ट इनकम कमा सकते हैं।
अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 को ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लीजिए और अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत आ जाए आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस चीज़ को फिर से एलैबोरेट करके दूँगा। ये बहुत ही एग्ज़ॉस्टिव सेक्शन है इसलिए मैं इस सेक्शन को टच करके जा रहा हूँ। अगला जो पॉइंट है वो है अमाउंट रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मैं लाइफ इंश्योरेंस का एक बेसिक कंसेप्ट आपको देना चाहता हूँ। देखिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दो किस्म के होते हैं, एक है एंडाउमेंट पॉलिसी और दूसरा है टर्म पॉलिसी। एंडाउमेंट पॉलिसी में आप जब भी कोई पॉलिसी लेते हैं तो आप जो प्रीमियम देते हैं प्रीमियम को दो हिस्से में बांटा जाता है। एक होता है जो आपको लाइफ इंश्योर यानी लाइफ एश्योरेंस से जुड़ा हुआ है और दूसरा जो सेगमेंट है वह इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ। जबकि टर्म पॉलिसी में पूरा का पूरा जो प्रीमियम आप देते हैं वो पूरा का पूरा आपको लाइफ इंश्योरेंस के लिए ही यूज़ किया जाता है। अब दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। जब आप एंडाउमेंट पॉलिसी लेंगे तो मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद आपको जो एसआई है वो आपको मिल जाएगा और ड्यूरिंग द मैच्योरिटी पीरियड अगर आपके साथ कोई भी दुर्घटना संपन्न होती है तो उस केस में आपका जो नॉमिनी है उसको एसआई यानी सम एश्योर्ड में जो पैसा बताया गया है वो पैसा दिया जाता है। जबकि टर्म पॉलिसी में बताया जाता है कि ड्यूरिंग द 10 ईयर अगर कोई भी हादसा हो जाता है तो आपका जो नॉमिनी है उन्हीं को पैसा मिलेगा और टर्म खत्म होने के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे केस में देखा गया है कि बहुत सारे क्लाइंट या बहुत सारे ऐसे हैं जो टर्म पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि टर्म पॉलिसी में प्रीमियम बहुत कम होता है और उसका जो एसआई है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप फ्यूचर में कोई भी हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छा सा टर्म पॉलिसी ज़रूर बनाइए। पर याद रखिए कि टर्म पॉलिसी लेने से आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको रिटर्न लगाना है यानी कि अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना है तो आपको एंडाउमेंट पॉलिसी लेना चाहिए। तो एंडाउमेंट पॉलिसी से या मान लीजिए जो आपका टर्म पॉलिसी है वो पॉलिसी से अगर कोई भी पैसा आ जाता है आपके पास तो वो पूरा का पूरा अंडर सेक्शन 10(10)(d) में एग्जम्प्ट हो जाता है। हालांकि इसमें दो एक्सेप्शन है, वो है एक है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी और दूसरा है सेक्शन 80(dd)(3)। ये दो सेक्शन में अगर कोई भी पैसा मिल जाता है वो टैक्स फ्री नहीं है। अगला पॉइंट में आते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 23 BBA। हम लोग जानते हैं कि कोई भी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो खोला जाता है वो लोग जो पैसा इनकम करते हैं वो एक्चुअली नॉन प्रॉफिट सेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है। इसी तरीके से जो एंडोमेंट होते हैं जैसे टेम्पल, वर्क, चर्च, गुरुद्वारा और अदर पब्लिक चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए जो इंस्टीट्यूशन खोला जाते हैं उन सारे इंस्टीट्यूशन का जो इनकम है वो टैक्स फ्री इनकम है। इसके साथ साथ वो सारे सोसाइटी जो चैरिटेबल या फिर रिलीजियस पर्पस में जुड़े हुए हैं और ऑब्वियसली वो जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1816 के तहत रजिस्टर्ड है उन सभी का इनकम टैक्स फ्री है। अगला पॉइंट में आते हैं, अगला सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। यहाँ पे बताया जाता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो को पार्टनर है उनको जो पैसा मिलता है फ्रॉम द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाते हैं। तो फैमिली से जो इनकम आ रहा है या फैमिली का जो एस्टेट से इनकम आ रहा है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो डेफिनेशन है वो हिंदू लॉ में कवर किया जाता है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में इंडिविजुअल आते हैं जो कॉमन एंसेस्टर से आते हैं, उसके साथ साथ अनमैरिड डॉटर भी ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट एंड पार्सल होते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। हम सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स फ्री होते हैं पर ये कंडीशनल है। जैसे आपका जो लैंड है वो उसको ज़रूर इंडिया पे सिचुएटेड होना होगा, जो लैंड है वो पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए और एग्रीकल्चरल ऑपरेशन होना चाहिए। एग्रीकल्चर ऑपरेशन का मतलब वहाँ पे बेसिक और सब्सिक्वेंट ये दोनों ऑपरेशन होना चाहिए। अगला पॉइंट है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। इसमें बताया जाता है कि अगर आप कोई भी पार्टनरशिप फर्म या फिर कोई भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का पार्टनर है तो वो फर्म से आपको जो पैसा आ रहा है उसमें जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है। ये इसलिए एग्जम्प्ट होता है क्योंकि आपको जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है उस पे वो फर्म या एलएलपी पहले ही 30% के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स पे कर चुका है। तो आपके हाथ में जो पैसा आ जाता है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री इनकम है। अगला पॉइंट जो है वो है सेक्शन 10 सबसेक्शन 32।
इसमें बताया जाता है कि कोई भी माइनर चाइल्ड का मतलब जिसका एज 18 से कम है, अगर कोई भी माइनर चाइल्ड किसी भी तरीके से पैसे इनकम करता है तो उसका जो इनकम है वो उसके हाथ पे टैक्सेबल नहीं होंगे, उसके पेरेंट्स के हाथ पे टैक्सेबल हो जाते हैं। मान लेते हैं कोई बच्चा है जिसका पापा नौकरी करता है और उसका मम्मी हाउसवाइफ है, तो इस केस में देखते हैं कि पापा जो है वो अर्निंग मेंबर है, तो उन्हीं के हाथ पे ये इनकम जो है टैक्सेबल हो जाते हैं। पर अगर हस्बैंड और वाइफ यानी पापा और मम्मी दोनों ही जॉब करते हैं या दोनों ही इनकम करते हैं, तो उस केस में जिनका इनकम हायर है उनके साथ माइनर चाइल्ड का जो इनकम है वो ऐड हो जाते हैं। अभी आप सोच सकते हैं कि अगर माइनर चाइल्ड के जो इनकम है वो अगर पेरेंट के हाथ पे टैक्सेबल हो जाता है, तो यहाँ पे एग्जम्पशन क्या है? यहाँ पे एग्जम्पशन है कि 1500 रुपये पर माइनर चाइल्ड अपने जो पेरेंट्स है उसके हाथ पे वो एग्जम्प्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो है कि अगर कोई भी माइनर चाइल्ड अगर अपने पर्सनल स्किल से कोई भी पैसा कमाता है तो क्लबिंग नहीं होते, वो उसके हाथ पे टैक्सेबल हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग जानते हैं कि सानिया मिर्ज़ा जब पहले माइनर थी तो वो अपने स्किल से जो पैसा कमाती थी वो उनके हाथ में ही टैक्सेबल होते थे। जब वो मेजर बनी यानी कि जब उनका एज 18 से ऊपर हो गया, तब भी वो पैसा जो स्पोर्ट्स के दौरान कमाती थी वो उनके हाथ पे टैक्सेबल हुआ। यानी कि उनके केस में जब वो मेजर थी या जब वो माइनर थी, दोनों ही केस में उनके पर्सनल इनकम जो है अपने हाथ में ही टैक्सेबल हुआ था, उनके पेरेंट्स के हाथ पे टैक्सेबल नहीं हुआ था, क्योंकि वो अपनी पर्सनल स्किल से वो पैसा कमा रही थी। फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ये शॉर्ट वीडियो से आपको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिला है। अगर आप ऐसी और यूज़फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन मुझे पूछिए, मैं उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देने वाला हूँ। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आप अगला कौन सा टॉपिक में नया वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।